हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट सेकेंड करंट चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। ये इसका हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पहले बताया था इस वाले यूनिट में आपके 6 चैप्टर्स हैं, तो 1 बाय 1 हम इसको कर रहे हैं। पहले हमने किया पॉवर्टी, फिर हमने किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमने किया रूरल डेवलपमेंट एंड 4th चैप्टर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर भी हमारा करंट चैलेंज में आप देखो, इंडिया की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम पहले वाले चैप्टर से जोड़ें तो सब सारे जो करंट चैलेंज है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप बात करें पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी होगी नहीं। फिर हमने किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी हमने यही कहा कि एजुकेटेड है, लेकिन एजुकेशन के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, स्किल के बाद भी अगर आपको कोई काम करने लायक नहीं मिलता है, मतलब आप अनएम्प्लॉयड। और रूरल डेवलपमेंट में तो हमने देखा ही कि गांव में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। जितना आप पीछे वाले चैप्टर्स को अच्छे से करते चले जाएंगे उतने अगले चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। इसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले अब हम ये कहते हैं इंडिया में इतने अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं। आप न्यूज़पेपर में भी टाइम टू टाइम देखते हो कि इंडिया में कितने लोगों को काम मिला हुआ है, कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सर्वे है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के सर्वे करती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है बोर्ड पर, अगर यहाँ हम देखें हमारे पास 3 सोर्स हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सेंसस ऑफ इंडिया, जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है आफ्टर 10 इयर्स। सेंसस में भी जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन नहीं देखा जाता, वहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि जो लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं, या किन लोगों को काम मिला हुआ है, किन लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, कौन पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कौन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कौन हायर्ड वर्कर हैं। तो ये हमें इससे इंफॉर्मेशन मिला। दूसरा है एनएसएस, जो हमारा मेन है। या आपको याद हो 11th क्लास में हम एक स्टैट्स में चैप्टर पढ़ के चलते थे, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसमें हमने सैम्पलिंग मेथड में किया था एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये सीएसओ का एक पार्ट है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एनएसएस जो है वो बहुत डिटेल में सर्वे करता है। इसने सबसे पहले जो सीएसओ का पार्ट था एनएसएसओ, इन्होंने सबसे पहले 1972-73 में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिटेल जो है वो स्टडी करना शुरू। अब सेंसस तो आफ्टर 10 इयर्स होता है, लेकिन एनएसएसओ का ऐसा कुछ नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के बाद करता है। ये इकोनॉमी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के बाद इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अभी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है लगातार एक के बाद एक राउंड हो रहे हैं। इसका जो लास्ट राउंड हुआ था वो था 2011-12। 2011-12 के बाद इसने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की। हाँ, थोड़ी बहुत कोई सर्वे होता रहता है, जैसे अब देखिए अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, या अभी कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशंस हैं, इसमें कितने पर्सन अनएम्प्लॉयड हुए, बहुत छोटा सर्वे, इतना डिटेल सर्वे नहीं है। जो डिटेल सर्वे हुआ था वो हमारे पास 2011-12 का है। उसके बाद सिचुएशंस ऐसी होती रही, जैसे 14 में हमने बेस ईयर चेंज कर दिया, तब नहीं कर पाए। उसके बाद 16 में फिर आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो उस समय भी हमारे पास कोई रियल पिक्चर नहीं थी, क्योंकि इससे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट फैला था। नेक्स्ट ईयर हमने जीएसटी अप्लाई कर दिया, तब भी नहीं हो पाया, और उसके बाद अब तो ये जो सिचुएशन चल रही है। तो आप इस वाले चैप्टर में जो भी फिगर्स देखेंगे, जो भी आप टेबल बनाएंगे, कोई भी आप डाटा देंगे, वो आपको 2011-12 पे आता है। जनरली बुक्स में आपके पास मिल जाएंगे, लेकिन अगर उससे पुराने डाटाज हैं तो वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि एनएसएसओ का लास्ट सर्वे जो है 2011-12 में हुआ था, तो सारी फिगर्स हमारे पास 2011-12 में होनी चाहिए। उसके बाद डीजीईटी, ये जो हमारे पास है डायरेक्टर ऑफ
ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो हमारे पास है, ये डिपार्टमेंट जो है DGET, ये डिपार्टमेंट जो है ये सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, जो लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन से, उसकी इंफॉर्मेशन है। इसमें यहाँ टेक्निकल भी है और एजुकेशनल भी है, दोनों तरह का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल देखा जाता है, टेक्निकल भी और एजुकेशनल भी। लेकिन ये सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास है। और आपको भी पता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज करवाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ये इंफॉर्मेशन तो देता है, इसके फिगर्स तो होते हैं, लेकिन इन फिगर्स को हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत थोड़े से हिस्से को कवर करते हैं। जनरली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो फिर भी अपना जो है वहाँ नॉमिनेशन करवाएं, अपना नाम लिखवाएं, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर हैं, अनएजुकेटेड पर्सन है, वहाँ कोई अपना नाम दर्ज नहीं करता। तो ये बहुत थोड़ा सा पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये इन्फॉर्मेशन हमें देता है, तो इसको हम नहीं लेते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट होती है, लेकिन आगे किसी भी प्लानिंग में या किसी भी सर्वे में या देश के बारे में रिपोर्ट करने में हम इसकी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो दी जाती है NSSO, क्योंकि अभी बताया था कि NSSO जो है वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। डिटेल इंफॉर्मेशन में भी हम इस चैप्टर में करेंगे सेक्टर वाइज, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके पास सर्विस सेक्टर, जेंडर वाइज मेल फीमेल, एरिया वाइज रूरल अर्बन, स्किल्ड अनस्किल्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारा पूरा डिटेल करता है इस चैप्टर में। हमने सारा बार बार करना है इस चैप्टर। तो ये पूरा एक एक अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम जो चैप्टर में या रियल लाइफ में गवर्नमेंट कोई भी प्लानिंग जो करती है उसके लिए जो फिगर्स वो लेती है, वो फिगर्स को कलेक्ट करती है जो NSSO के फिगर्स होते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है कौन कौन कलेक्ट करता है। इसमें से अगर आप देखें तो इसमें से आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ बात करने से पहले हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपने 11th में किया था, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही हमारे पास एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन निकल के आए। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसका मोटिव पैसा अर्न करना। मान लीजिएगा आप अपने खुद की खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मान लो आप पेंटर हैं, आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप बाजार में सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जब आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज होते हो जिससे GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है। All those who are engaged in economic activities in whatever capacity are defined as workers. इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही हमारी वर्कर की डेफिनेशन आती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्टिविटी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एड्स वैल्यू टू नेशनल प्रोडक्शन। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, एनी एक्टिविटी रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that increase value to national production is called economic activity। ये डेफिनेशन जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की ले रहे हैं, ये वो डेफिनेशन है जिसको NSSO ने दिया है, क्योंकि हमारा पूरा जो अभी बताया था पूरा कंटेंट जो है NSSO हमें मिला हुआ है। तो ये NSSO जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको हम जो NSSO इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिफाइन कर रहा है उसी को हम लेंगे, जिससे नेशनल प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन मिले, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वर्कर्स, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वर्कर्स वर्ड लेंगे, तो ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन व्हाटएवर कैपेसिटी। इन व्हाटएवर कैपेसिटी मतलब अगर 5 लाख कमाने वाला है वो भी वर्कर है, और अगर कोई 50 रुपये रोज के कमा रहा है वो भी वर्कर है। अब मान लीजिएगा जो वर्कर्स हैं, अगर उनको
इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से, बैड वेदर की वजह से, फेस्टिवल की वजह से अगर वो टेम्परेरी काम से बाहर रह रहे हैं तो भी हम उनको वर्कर ही मानते हैं। तो ये वर्कर का मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास वर्कर है। अब वर्कर की डेफिनेशन के बाद हम ये 3 डेफिनेशन करेंगे। तीनों में डिफरेंस भी आ सकता है, फार्मूला भी आ सकता है और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन भी आ सकता है। 3 चीजें हैं यहाँ, अगर आप बोर्ड पे देखें, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब इकोनॉमी में जितने लोग भी विलिंग एंड एबल हैं काम करने के, वो लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब ये नहीं जितने लोगों को काम मिला हुआ है, सब लोग, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सब इसमें इंक्लूड है। ऑल दोज पर्सन्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर कॉल्ड लेबर फोर्स। या दूसरी यहाँ अगर वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करें, ऑल पर्सन इन ए कंट्री हु आर वर्किंग और सर्चिंग जॉब आर इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स। जो काम कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयड और जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड, सब मिलाकर जो है वो इसमें क्या कहलाते हैं, लेबर फोर्स। लेकिन इसमें हमने क्या कहा है, विलिंग एंड एबल। विलिंग भी होने चाहिए, विलिंग जो होगा वही तो जॉब ढूंढेगा। लेकिन जो पर्सन विलिंग नहीं है, जो जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, उनको हम लेबर फोर्स में नहीं लेते। इसका मतलब ये नहीं सब काम करने वाले, यहाँ काम करने वालों में से जिनको काम मिला हुआ है और जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो वर्क ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो लोग वर्क नहीं ढूंढ रहे हैं उनको हम लेबर फोर्स में नहीं लेते। वर्क ना ढूंढने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डिसेबिलिटी, किसी आदमी के पास डिसेबिलिटी है, वो मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड है। डोमेस्टिक वर्क, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ जो है काम नहीं ढूंढती क्योंकि उनको डोमेस्टिक वर्क करना पड़ता है। या कोई भी और अदर रीजन है, जैसे हमारे देश में साधु संत हैं, उनको काम ढूंढना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, तो वो लेबर फोर्स नहीं है। तो लेबर फोर्स का मीनिंग अच्छे से समझ लो। लेबर फोर्स मतलब हु आर वर्किंग एंड हु आर सर्चिंग फॉर द वर्क, उनको हम लेबर फोर्स कहते हैं। ये नहीं कि जितने भी लोग हैं देश में वो सारे लेबर फोर्स हैं, ये जो भी काम कर रहा है और जो काम ढूंढ रहा है वो सब लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के बाद वर्ड आता है हमारे पास वर्क फोर्स। वर्क फोर्स काम करने की ताकत, मतलब जिन लोगों को लेबर फोर्स में से काम मिल गया है, जिनको जो काम कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा वर्क फोर्स। तो नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स who are working is called work force। तो अगर हम लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयड पर्सन्स निकल जाएंगे। मान लीजिएगा देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, वो है लेबर फोर्स। अब इन 50 करोड़ में से मान लीजिएगा जो हमारे पास लोगों को जो काम मिला हुआ है वो है 25 करोड़। तो 50 में से हमने 25 करोड़ को माइनस कर दिया, तो जो 25 करोड़ हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या गया, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आप कैसे निकालते हैं, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। जब इनको परसेंटेज के रूप में लेते हैं तो परसेंटेज के रूप में लेने में हमारे पास टर्म हो जाती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जब हम लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और अनएम्प्लॉयड की परसेंट की बात करते हैं तो ये हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इतने करोड़, इतने लोग, ऐसे। लेकिन जब हम इनका रेशियो देखते हैं तो ये हमारा रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके फार्मूले हमें करने पड़ेंगे। लेबर फोर्स अगर हमें निकालनी है तो लेबर फोर्स निकालने के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालनी है, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ऐसे अगर हमें वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो ये ध्यान रखना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन, वहाँ टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते, अनएम्प्लॉयड हम इसमें लेते हैं लेबर फोर्स में, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100। तो ये तीनों फार्मूले अच्छे से याद कर लेना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पहले दो को निकालने के लिए अपोन में आएगा टोटल पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए हमारे पास अपोन में आएगा लेबर फोर्स। तो ये जो हमारे पास रेशो है, ये रेशो ही हम यूज करते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू याद करना और निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम जो निकालते हैं यहाँ, हम जो लेते हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पे रेशो में लेते हैं। तो जो भी टेबल हम यूज करेंगे वो हम रेशो में ही लेंगे। हाँ, मैंने आपको बोर्ड पर एक टेबल दी है, ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आपके पास दो तरीके से आ सकती है। एक तो क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने टेबल की हेडिंग डाली हुई है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो एक्सप्लेन कीजिए, या दूसरा जो तरीका आता है वो इसमें चैप्टर में से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2 बार का मतलब प्री बोर्ड वगैरह में, एनुअल एग्जाम में तो नहीं, टेबल एनालिसिस का क्वेश्चन। ये टेबल आपको दे दें, जब भी टेबल एनालिसिस का क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था टेबल एनालिसिस का, उस चैप्टर में से ही आया था, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास सबसे ज़्यादा टेबल्स हैं। ये चैप्टर हमारा सारा चैप्टर जो है स्पेसिफिक चैप्टर है, अपने पास से बना के लिखते रहिए कोई एक आध क्वेश्चन। सारा स्पेसिफिक चैप्टर है, मतलब फिगर्स के साथ काम करना है, जो भी आप बात करेंगे वो आप फिगर्स के साथ हो। तो इसमें बहुत सारी टेबल्स हैं। तो ये जो टेबल फर्स्ट मैंने बोर्ड पर बनाई है, इस टेबल को आपने एनालिसिस करना है और याद भी करना है। अब एनालिसिस करने के लिए पहले हम टेबल को देख रहे हैं और टेबल का एनालिसिस मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि अगर ये टेबल मान लो एग्जाम में आपको बनी आए और ये कहा जाए एनालिसिस द टेबल, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ हमारे पास है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और डाटा है 2011-12। अब 2011-12 मैंने अभी बताया था कि हमेशा जो फिगर ले लें 2011-12। अगर आपकी बुक्स में पुराने फिगर्स हैं वो आपके नहीं चलेंगे, आपको 2011-12 का ही याद रखना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर बुक्स में पुराना है तो आप इसको नोट कर लें। एम्प्लॉयड पर्सन्स, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज लोग जो हैं काम कर रहे हैं। रूरल सेक्टर में टोटल पॉपुलेशन का 54.3% जो है वो काम कर रहे हैं, अर्बन सेक्टर में 54.6% और टोटल 54.4%। ये टोटल पॉपुलेशन का रेशो है, एम्प्लॉयमेंट या लेबर फोर्स का रेशो नहीं है। टोटल हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन में आप देखिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते और 60 के बाद रिटायरमेंट एज आ जाती है, उसके बाद काम नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें इन्फेंट चाइल्ड 90 ईयर्स पर्सन सब हैं। तो हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है। हाफ पॉपुलेशन, मोर देन हाफ पॉपुलेशन हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है मेल में। सिर्फ मेल के मेंबर्स की बात करें। उसके बाद फीमेल में रूरल सेक्टर में 24.8% टोटल पॉपुलेशन का काम कर रहा है, अर्बन सेक्टर में 14.8 और टोटल फीमेल 21.9। मतलब यहाँ देश में टोटल जो फीमेल मेंबर्स हैं उसके 21.9% फीमेल वर्किंग है। टोटल रूरल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जो वर्क फोर्स है 39.9, अर्बन सेक्टर में 35.5 एंड टोटल 38.6। ये चीज तो मैंने सिर्फ आपको टेबल में जो है वो बताया है। जब आप टेबल को एनालिसिस करते हैं तो टेबल को एनालिसिस करने में आपको इसके रीजंस बताने होते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल के एनालिसिस फैक्टर्स आप देंगे कि ऐसा क्यों है, एक आध रीजंस बताना पड़ेगा कंपैरिजन करते हुए। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ सबसे पहला जो कंपैरिजन पॉइंट हम ले रहे हैं वो कंपैरिजन पॉइंट हम ले रहे हैं मेल और फीमेल रेशियो। कितना ज्यादा डिफरेंस है। मेल टोटल मेल मेंबर्स का 54.4
रेशो जो है वो वर्क कर रहा है, मोर देन हाफ पॉपुलेशन। लेकिन फीमेल की देखिए वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो ओनली 21.9, मतलब 1/4 जो है वो फीमेल मेंबर्स हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। सॉरी, 1/4 मेंबर जो हैं वो काम कर रहे हैं और 3/4 जो हैं मोर देन 75% फीमेल मेंबर्स वो काम नहीं कर रहे। इसके पीछे रीज़न हमारा लो स्टेटस ऑफ वोमेन, या हमारे जेंडर वाइज आप कह सकते हो कि काम का पार्टिसिपेशन है। कि मान लीजिएगा घर में काम है तो अगर किसी एक को जॉब छोड़नी है तो फीमेल मेंबर ही जॉब छोड़ेगा, मेल मेंबर जॉब नहीं छोड़ेगा। या हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की थिंकिंग कि जो मेल है उनका काम बाहर काम कमाना है और फीमेल का काम घर में रहना है। तो ये हमारा इतना कम जो रेशो है फीमेल का, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं है, इसके पीछे हमारा जो है सोशल स्टेटस है। तो ये आपको जब एनालिसिस करते हो तो ये चीज़ सबसे पहले हाईलाइट करना है कि हमारा मेल और फीमेल जो रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मोर देन हाफ मेल हैं, लेकिन जो हमारे पास फीमेल हैं ओनली 1/5% है। तो ये हमारा इस चीज़ का भी एक इंडिकेटर है कि इंडिया में वुमेन स्टेटस जो है वो बहुत लो है। उसके बाद अगर आप रूरल और अर्बन सेक्टर में काम करने में देखेंगे तो रूरल सेक्टर में देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन काम में लगी हुई है। रूरल सेक्टर में टोटल पॉपुलेशन का 39.9% जो है वो वर्किंग है, लेकिन अर्बन सेक्टर में 35.5। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि रूरल सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि जहाँ मैनुअल वर्क ज़्यादा है, लेकिन अर्बन सेक्टर में मैनुअल वर्क कम है, तो वहाँ कम लोगों की आवश्यकता होती है उसी काम को करने के लिए। और दूसरा क्या है, रूरल सेक्टर में बहुत अर्ली एज में काम करना लोग शुरू करते थे। खेतों में काम करना, 18 साल को हुआ तो खेतों में काम करना शुरू। लेकिन अर्बन सेक्टर्स में वहाँ प्रॉपर जो है फॉर्मल या कहीं भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो आपको 21 साल से पहले कोई जॉब नहीं देता। ये भी एक रीज़न है अर्बन और रूरल सेक्टर के डिफरेंस। उसके बाद अगर आप यहाँ अगला देखें, फीमेल में आप देखिए रूरल और अर्बन सेक्टर में फीमेल अर्बन सेक्टर में 40.7% है, जबकि रूरल सेक्टर में टोटल वर्कफोर्स का 24.8% जो है वो वहाँ फीमेल मेंबर्स काम करते हैं। तो इसके पीछे ये नहीं कि लोगों के विचार चेंज हो, ऐसा नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो रूरल सेक्टर है वहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत है, मेल मेंबर्स के काम करने से घर का गुजारा नहीं चलता, इसलिए वहाँ फीमेल मेंबर्स को काम के लिए आगे आना। और दूसरा, गांव में अनस्किल्ड फीमेल मेंबर्स को भी काम मिल जाता है। गांव के खेतों में काम करना है, फसल काटनी है, सब्जियां तोड़नी है, खरपतवार जो एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं वो निकालने हैं। तो इस तरह के काम जो है अनस्किल्ड लेबर को भी बहुत इजीली काम मिल जाता है। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज में देखेंगे, अर्बन एरियाज में क्या है कि अनस्किल्ड लेबर के लिए बहुत कम काम है स्किल्ड लेबर के। और दूसरा है इकोनॉमिक स्टेटस का भी फर्क है। शहरों में अर्बन एरियाज में जो है वो आपके पास इतनी ज़्यादा पॉवर्टी नहीं है जितनी रूरल एरियाज में। तो उसकी वजह से भी वहाँ जो वुमेन है इकोनॉमिकली थोड़ा ठीक है, उनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसलिए वो थोड़ा कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको कहते हैं एनालिसिस द टेबल। तो एनालिसिस द टेबल में सिर्फ आपको ये नहीं कि टेबल में जो दिया है वही आपने लिख देना है, उसके रीजंस बता और सारे फैक्टर्स को आप लेके चलिए। सारे फैक्टर्स को लेने का मतलब, जैसे यहाँ अब आपके पास जब हम ले रहे हैं टोटल वर्कफोर्स मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, वो रीज़न आपने देख लिया। फिर फीमेल में ही आपने देखा रूरल और अर्बन सेक्टर में बहुत डिफरेंस है, 2 पॉइंट आपने ले लिया। लेकिन मेल में आपने 54.3 और 54.64 में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, कवर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिमिलर है। ऐसे अगर आप टोटल लें रूरल और अर्बन का, मेल फीमेल का, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, तो इस पॉइंट को भी आपको लेने की जरूरत है।
तो जब आप लेंगे तो उसमें आपने वही पॉइंट लेने हैं जो आपको डिफरेंशिएशन दिखा रहा है कंपैरिजन का। अब ये जो रूरल फीमेल हम ले रहे हैं 24.8%, ये हालांकि देखिए ये दोनों अलग अलग क्राइटेरिया, बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया। जब हम किसी देश के डेवलपमेंट के इंडिकेटर देखते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन रेट कितना है। जिस देश में वुमेन पार्टिसिपेशन रेट जितना ज्यादा होगा उस देश को उतना डेवलप माना जाता है। लेकिन अर्बन और रूरल सेक्टर में इसकी मेजरमेंट का अलग अलग है, क्योंकि रीजंस अलग है। रूरल सेक्टर में इंडिया में सबसे बड़े काम करने की वजह वहां पॉवर्टी है, क्योंकि गुजारा नहीं है। लेकिन इंडिया में की जो फीमेल मेंबर्स है 24.8%, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है लगातार, जो एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर यहाँ फिगर्स लें 1977 में और 2000 तक, 1977 से 2000 तक का एरा देखिए तो यहाँ पे रूरल वुमेन पार्टिसिपेशन रेट 33%। लेकिन जैसे जैसे गांव भी आजकल जो है डेवलप होने लगे हैं, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये 2009-10 तक ये रेशियो डिक्रीज होकर 26% आ गया, 33 से 26% आ। उसके बाद 2011 में रेशियो और कम हुआ 24.8। इसके रीजंस क्या है? 33 से 24.8% कैसे आ? एक तो गांव में अर्बन जो रूरल सेक्टर्स है वहां एजुकेशन इफेक्ट हुआ, स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है, तो उससे एजुकेशन इफेक्ट के कारण हम लड़कियां आगे बढ़ती हैं बजाय खेतों में काम करने, तो उससे रेशियो कम हुआ है। और दूसरा क्या है कि जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट का मतलब जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई है, तो उन्होंने अपनी जो एक तो होता है शौक के लिए जॉब करना, काम करना, और एक होता है मजबूरी में काम करना। तो जो फार्मर्स हैं जब उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो जिन फैमिलीज में जो फीमेल मेंबर्स हैं मजबूरी के कारण जॉब कर रहे हैं, वो जॉब डिस्ट्रेस जिसको हम डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट, आप करना नहीं चाहते लेकिन काम नहीं चल रहा, मजबूरी में आप काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट। तो फार्मर्स की जो इनकम इंक्रीज हुई है, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होने से जो हमारे पास डिस्ट्रेस अनएम्प्लॉयमेंट था, वो डिस्ट्रेस अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ। तो उसकी वजह से जो रूरल सेक्टर है 33% से डिक्रीज होकर 24.8%। तो यही चीज मैं आपको बता रही थी कि दोनों अलग अलग फिनोमिना है। अभी पार्टिसिपेशन रेट 21.9% है, तो इसको लेके हम कहते हैं कि फीमेल बहुत कम है, 1/5 वर्कफोर्स जो है फीमेल का काम कर रहा है, ये हमारा एक अंडर डेवलपमेंट का साइन है। लेकिन रूरल सेक्टर में जो ये पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है, इसके प्रति हम खुश हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि गांव में अब लड़कियों को बहुत छोटी उम्र में काम नहीं करना पड़ रहा, वो एजुकेशन सेक्टर की तरफ ध्यान दे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसी से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के आगे हमारे पास टेबल निकल जाए। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और फिर चैप्टर में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। तो आगे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है कंटिन्यू रखेंगे।